नमस्कार। सोनिया गांधी, राहुल, प्रियंका गांधी, अखिलेश, इकबाल महमूद विधायक, जिया उर रहमान बर्फ संसद, इसका पोता शफीकुर्म ध्यान बर्क केसरी, इन्होंने तो पूरे छान लिया है कि हम हिंदुस्तान को बर्बाद करेंगे। पुष्पेंद्र कुल श्रेष्ठ वरिष्ठ पत्रकार ने जो सोनिया को उसके कारनामों की याद दिलाई थी तो कैसे दांतों थले उंगली दबा रही थी। आपने ये सुना होगा अच्छी तरह से, क्योंकि सोनिया ने आज तक जो भी कर्म किए, गलती कर्म किया, अच्छा कोई नहीं किया। 26/11 का सारा हाथ सोनिया का था और इसके बेटे ने जो 2 नागरिकता ले रखी हैं, हिंदुस्तान की इसकी नागरिकता ख़त्म होनी चाहिए। और प्रियंका जो अपने आप को बहुत बड़ी मान के चल रही है कि मैं इंदिरा की डिट्टो कॉपी हूँ, डिट्टो कॉपी बनने से कुछ नहीं होना, उस जैसे कारनामे आपसे नहीं कराए जाएंगे। और ये समझे कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँगी, आप इस ख्वाब को भूल जाओ। अब तो पूरा हिंदुस्तान कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। और केजरीवाल ने जो मलम पट्टी लगा रहा है, मैं ये कर दूं वो कर दूं, जो इसने चोरियां की हैं उनके ऊपर ध्यान दें। मुफ्त खोर जिनको फ्री खाने की आदत पड़ी हुई है वो इसको वोट दे दे तो मैं कह नहीं सकता। बाकी जिनको हिंदुस्तान से प्रेम है वो कोई भी इसको वोट नहीं देगा। और आज पूरे संसार में जो हिंदुस्तान की बेइज्जती कराने लगे हैं, इसके लिए इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलानी चाहिए। और केजरीवाल के तो पोल इतने गहरे हैं कि सालें भी इसको भरने में लग जाएंगे तो भी नहीं भरे जाएंगे। और इसने मुख्यमंत्री किस लिए बना था जबकि इसने किसी फाइल पे साइन ही नहीं किए। साइन करने वाले तो सिसोदिया थे, सारा काम तो उसके कंधों पे था। और इनको फंसा करके अपने आप कैसे साइड में बैठा था। जब सारे पोल खुले हैं तो जेल में बैठ के कि मैं तो यहाँ से सरकार चलाऊंगा। और अब कैसे भीख मांग रहा है कि मेरे को दोबारा बनाओ। इसने कुछ आदमियों को दी होगी फ्री बिजली, तो मैं कह नहीं सकता, बाकी हर एक को फ्री बिजली नहीं दी, बल्कि 1.5 दूना खर्चा बढ़ा के बिल लिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि यदि आप इसकी असलियत देखें तो इन्होंने आज तक कौन सा अच्छा काम किया है। 2004 में इसने छुट्टी लेकर के ISI का एजेंट बन गया था। उसके बाद इलेक्शन लड़ने के लिए पन्नू खालसास्तानी से कितने पैसे लाया और उन पैसों का हिसाब और शराब की एक बोतल के पीछे एक फ्री दे के कितने घर बर्बाद किए और कितना पैसा लूटा। सरकारी दुकानों को बंद करके प्राइवेट दुकानें कैसे बनाई। अब इसके जितने भी निजद की थे, जिनसे कहते हैं मेरा परिवार है ये, उन सब से कितनी हेरा फेरी कराई और जेल में रह के कितने गलत काम किए हैं। और प्रधानमंत्री के ऊपर डिग्री का कैसे केस लगाया। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि ऐसे आदमी को चौराहे के ऊपर नंगा करके फिर जुतियाँ मारनी चाहिए। और जो ये पहले तो अखिलेश और इकबाल महमूद विधायक
जिया उर रहमान बर्क संसद, इसका पोता शफी कुर ध्यान बर्क दे। इन्होंने प्रधानमंत्री की फ़ोटो पर कैसे चप्पलें चलाई। इनको इतनी शर्म नहीं आई कि जो राजा होता है वो पूरी प्रजा तक पालक होता है। अब इनको शर्म होती तो उसके ऊपर जो फोटो पे इन्होंने चप्पलें मारी है, इन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। इनके ऊपर आप इनकी फ़ोटो निकाल के और सब पे केस बना के इनको तो अंदर ता जिंदगी तक रहना चाहिए, तब मेरे मन में शांति आएगी। और सबसे ज़्यादा जो गंद फैलाया है वो अखिलेश की देन है। अखिलेश इनको कितनी मदद कर रहा है। अखिलेश है, डिम्पल है, ये मुसलमानों को ऐसे समझते हैं जैसे हमारा ख़ानदान है। मुल्ला मुलायम तो पहले कहता है तो मैं तो मुसलमानों की मदद करूँगा, मुसलमानों को मैं नाराज़ नहीं कर सकता। ये तो उससे भी आगे निकला। और जो खजानों का इसने नाजायज़ खनन कराया था और जो इसने पैसा लूटा हुआ है, उसका एक एक पैसे का हिसाब होना चाहिए, तभी जाके सब सीखेगा। और जब एक पत्रकार ने इससे पूछा था कि आप जो कर्म कर रहे हैं, आप अपनी इनकम बताइए, आपकी इनकम क्या है, तो क्या कह रहा है कि मैं 20 साल से ईडी के चक्कर में हूँ, उन्होंने सारी स्टेटमेंटें दे रखी, वहाँ से देख लो। तो ये तो जवाब देने का तरीका नहीं है। अब मुलायम से लेके आज तक इसने, इसके परिवार ने जो जो कर्म यूपी की जनता के साथ किए, आज जनता को याद है। और ये चाहें कि सारे हिंदू इसके साथ, मुसलमान सारे इसके साथ हैं, बिल्कुल गलत है। जिस मुसलमान को हिंदुस्तान से प्यार नहीं है वो इसके साथ है, जिसको हिंदुस्तान से प्यार है वो इसके खिलाफ है। जब भी कभी डिबेट होती है, बहस होती है, तो देखिए 80% मुसलमान हिंदुओं के साथ हैं, ये सिर्फ 20% है उग्रवादी। और जो संभल का केस हुआ, इसमें जो खोखे मिले, देखो कहाँ कहाँ के हैं ये। पुलिस के खोखे तो बाहर से नहीं आते, वो तो हिंदुस्तान के बने हुए हैं। ये जो बाहर के खोखे हैं, ये कितने सालों से इनकी चल रही थी चाल। और जब कि मंदिर बाबा हरिहर का है, उसके ऊपर इन्होंने मस्जिद बनाई है, उस मस्जिद के ऊपर कितना घामा कर रहे हैं। और जो राहुल ने संसद में 6 दिन बर्बाद किए, सबसे पहले तो इसको जेल में डालो, इसकी संसदता खत्म करो, क्योंकि 2 जगह की नागरिकता नहीं चलेगी। और मैं अमित शाह जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो आपके पास हाई कोर्ट से पत्र आया है कि इसकी नागरिकता रखनी है, समाप्त करनी है, उसको समाप्त करो। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में तो पहले ये कानून है कि एक आदमी 2 जगह की नागरिकता नहीं ले सकता। यदि ऐसे नागरिकता 2-2 जगह की मिलेगी तो हिंदुस्तान तो पहले ही गुलाम हो जाएगा, फिर तो उसको इंतज़ार करने की ज़रूरत ही नहीं है। 2-2 के बजाय 3-3 की भी नागरिकता ले सकते हैं। और इन्होंने लूटने के अलावा आज तक किया क्या हिंदुस्तान में?
1947 से लेके 1964 तक नेहरू ने कितने गोल खिलाए और इंदिरा ने लाल बहादुर शास्त्री को ताशकंद में बुला के उसके बाद क्या क्या नहीं किया। जब कोर्ट में हार गई, 6 साल के लिए उसको इलेक्शन लड़ने से बैन किया गया, तो इमरजेंसी लगा के क्या कुछ नहीं किया। और उसके बाद कितनों को इन्होंने मारा। ये तो कांग्रेस की एक नीति है कि जो इनके कहने से बाहर हो गया उसको जड़ से उखाड़ दो, उसको ख़त्म कर दो, उसकी इंक्वायरी भी कोई नहीं होगी। और मुझे तो इस बात का अफसोस है कि जवाहरलाल ने पटेल जी को जब महाराष्ट्र इलाज के लिए भेजा तो प्रधानमंत्री होता है, उसी ने डॉक्टरों को कहा होगा कि इसको बचाना नहीं है, स्लो पॉइजन देकर इसको ख़त्म ही करो। और मरने के बाद भी कितनी ज्यादती की कि जो भी वहाँ जाना चाहता है उसको कहा अपने खर्चे पे जाओ। तो आप यहीं से देख सकते हैं कि इनके अंदर कितनी नफरत थी। और दूसरा, महात्मा गांधी जब पाकिस्तान से हिंदुओं की लाशें आती थी उसके ऊपर कुछ नहीं बोलते थे पाकिस्तान को। और यहाँ पे कोई हिंदू किसी मुसलमान पे थोड़ा सा भी दबाव डालता तो कैसे मरण व्रत पे बैठते थे। जवाहरलाल ने और महात्मा गांधी ने यदि उस टाइम पटेल को प्रधानमंत्री बना दिया होता तो जो दुर्दशा आज हिंदुस्तान की हो रही है ये नहीं होती। और इस खानदान को जिसके ऊपर पूरा हिंदुस्तान मरता है कांग्रेसी बन के, ये भी इतना नहीं मरता। क्योंकि सोनिया राहुल जो करेंगे वो होगा। क्या इनके बीच में कोई ऐसा नेता नहीं है जो कि इस सरकार को चला सकता है? नरसिंह राव ने जब प्रधानमंत्री को सीट संभाली थी तो वक्फ बोर्ड का जो इन्होंने फैसला किया था, आज उसने पूरे हिंदुस्तान को कितना बर्बाद किया। और वक्फ बोर्ड किस चीज़ का? यानी जो ज़मीन देखी खाली उस पर कब्जा कर लो, और जो मंदिर देखे उनको तोड़ के मस्जिदें बना दो। आज जितने भी अच्छी मस्जिदें हैं इनके सब के नीचे हिंदुओं के मंदिर ही मिलेंगे, सारे उन्हीं के ऊपर बनाई गई हैं। कोई भी मस्जिद ऐसी नहीं है जो कि हिंदुओं के मंदिरों के तोड़ के न बनाई गई हो। अब दिल्ली की जामा मस्जिद के नीचे भी कृष्ण भगवान की मूर्ति देखो कहाँ पे लगा रखी है। आज तक किसी हिंदू में इतनी जागृति नहीं आई कि इसको निकला दे। और यहाँ के इमाम हिंदुओं के खिलाफ कितना गलत बोलते हैं। सिर्फ थोड़ा सा हिंदू धर्म की मान्यता दी थी संजय गांधी ने, और संजय गांधी ने जब बुलडोजर चलाया था उसने कहा, बुलडोजर पे आके लिख के रख दिया था कि आगे से हट जा, मैं आंधा मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ। और तब जो थोड़ा खाली कराया था इसने, उसमें थोड़ी सी हिंदू की जागृति आई थी। परंतु इंदिरा ने गलत फैसलों के ऊपर जब संजय उसके ऊपर भारी पड़ने लगा तो सोनिया ने कैसे उसको साइड में लगवाया। और सिंधिया के जहाज़ में जो और जा रहे थे उनको रोक के क्यों सिंधिया को अकेले को भेजा? क्योंकि इसके दिमाग की इतनी शातिर है कि जिसको भी साइड में लगाना है उसको ऐसे लगाएगी कि उसकी इंक्वायरी भी नहीं होती। आज तक जितने भी कांड हुए हैं
इसके आने के बाद किसी भी एक कांड की इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? और ताशकंद में जब शास्त्री जी को मुराया था तो उसका पोस्टमार्टम न ताशकंद में हुआ न यहाँ हुआ। क्यों नहीं किया? कि इनके राज खुल जाएंगे। आज जितना भी हिंदुस्तान के अंदर गड़बड़ियाँ हो रही हैं, लूटमार हो रही है, ये सारे कांग्रेस पार्टी के जुड़े हुए हैं। और कनाडा में, पाकिस्तान में जो कुछ भी हिंदुस्तान के ऊपर कर रहे हैं, ये सारे की सारी सोनिया की देन है। सोनिया राहुल जो बोलेंगे वो होगा। चाइना से कितना पैसा खाया इसने। अब जो स्वामी जी ने इनके ऊपर केस किया था, मैं तो उस जज से एक निवेदन करना चाहता हूँ जिसने इसको जमानत दे रखी है कि आप हिंदू धर्म की लाज रखिए, ना कि दूसरे धर्मों को अपनाइए। इनकी जमानत कैंसिल करके इनको जेल में डालें ताकि इनको पता लगे कि हिंदुस्तान को लूटने का कितना फायदा मिलेगा। आज जगह जगह जो भी इनकी प्रॉपर्टियाँ हैं उनको इनसे छीन करके और कोई भी ऐसा संग्रहालय बनाया जाए जिसमें के हिंदुस्तानियों को उसमें जाके कुछ सीखने के लिए मिले, या वहाँ पे जो भी अच्छी कंपनी है, कोई अच्छा काम करने वाली है, उनको दे के उनसे काम करवाया जाए। जो ज़मीनें उन्होंने अपने कब्जे में ले रखी हैं, इनमें गलत काम खूब हो रहे हैं, अच्छा काम कोई नहीं हो रहा है। ये अच्छा काम करने वाले होते तो आज हिंदुस्तान की दुर्दशा नहीं होती। 2014 तक इनके राज में कितने घोटाले थे और कितना हिंदुस्तान को कर्जे के नीचे दबा रखा था, और कितना सोना इन्होंने बाहर विदेशों में कर्ज लेके दे रखा था। और आज अभी 10 ही साल हुए मोदी जी को आए हुए, कितना सोना तो बाहर से जो इन्होंने कर्ज पे दे रखा था वो मंगाया, हिंदुस्तान से कर्ज से कैसे निकाला, और हिंदुस्तान किसानों को, बेरोजगारों को, जिनके पास सुबह शाम खाने का लाले पड़ रहे थे, उनको कैसे फ्री में राशन दे रहे हैं, कैसे उनकी मदद कर रहे हैं। परंतु जो असली हिंदुस्तानी है मुसलमान, वो तो अपना वोट हिंदू को ही देगा, वो इन डकैतों को नहीं देगा। परंतु जो भूखे मर रहे हैं, मद मोदी से करा रहे हैं और वोट जाके कांग्रेस को, उग्रवादियों को दे रहे हैं। जहाँ जहाँ पे भी ऐसे वोटर मिलते हैं, उनका भी राशन पानी बंद होना चाहिए, क्योंकि जब उनको पता लगेगा कि जो सेवा करने वाला है हम उसका साथ नहीं दे रहे, तो ये सज़ा मिली है। और आज गडकरी जी ने जो रोडों का जाल बिछाया पूरे हिंदुस्तान में, इसकी मैं सराहना करता हूँ कि यदि गडकरी जी 5 साल तक सड़कों को ऐसे बनाते रहे
तो हिंदुस्तान में हर आदमी ऐसे देखने आएगा जैसे शीशे में अपना आईना देख कर चेहरे के दाग धब्बों को मिटाने की कोशिश करता है। ऐसे जो भी कोई विदेशी यहाँ आएगा, इनको रोडों को देख के और गडकरी की कार्यशीला को देख के वो भी अपने देश में उस चीज़ को अपनाने की कोशिश करेगा। झारखंड में जो मुख्यमंत्री बना है, इसका भी पता नहीं कितने दिन चला है, क्यों घपले इसने भी अच्छे किए हुए हैं। इसके घपलों में भी कमी नहीं है। और सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी जिसने बसाए वहाँ लाके, और जो दुर्दशा इसने वहाँ पे कराई है, उग्रवाद जो वहाँ पे फैला है, ये बिल्कुल बंद तभी होगा जब वहाँ पे बीजेपी की सरकार आएगी। बल्कि मैं एक निवेदन और कर रहा हूँ कि जब तक जनगणना ना हो ले तब तक भले आप 6 महीने किसी भी स्टेट का इलेक्शन लेट कर दें, 3 पीढ़ी पहले के रिकॉर्ड जिसके पास है उसको तो मत का अधिकार दें, और जिसका पिछला रिकॉर्ड नहीं है 3 पीढ़ी का, उसके सारे के वोटर कार्ड कैंसिल किए जाएं। और जो जाली राशन कार्ड बने हुए हैं, पहचान पत्र बने हुए हैं, इनको सबको जब्त किया जाए और उनको हिंदुस्तान से निकाल दिया जाए। अखिलेश ने, केजरीवाल ने, ममता ने, झारखंड वाले ने, इन्होंने जितने भी ये बाहर के रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी मुसलमान के जो राशन कार्ड बना रखे हैं, पहचान पत्र बना रखे हैं, खाते खोल रखे, सारे के सारे बंद होने चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान हिंदू देश बनना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री ने जो पद यात्रा निकाली, इस पद यात्रा से काफ़ी हिंदुओं को सहायता मिली है, काफ़ी हिंदू जागृत हुए हैं। और मैं तो चाहता हूँ कि फरवरी से लेके और मार्च तक ये दोबारा पद यात्रा निकलनी चाहिए। 2 महीने पद यात्रा पूरे हिंदुस्तान में निकल जाए तो पता लग जाएगा कि कितने हिंदू हैं और कितने दोगले हैं। जो कि गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास। ये प्रथा हिंदुस्तान से समाप्त होनी चाहिए। चाहे आप ब्राह्मण हैं, चाहे खत्रिय है, चाहे गुज्जर है, चाहे भंगी हैं, चाहे चमार हैं, चाहे धोबी हैं, चाहे नाई हैं, है तो हिंदुस्तानी। और जो मुसलमान हिंदुओं से ज़बरदस्ती मुसलमान बनाए गए थे, उनको अपना दोबारा धर्म बदल के जो ब्राह्मणों से बनाए गए ब्राह्मणों में आए, जो ठाकुरों से बनाए गए थे ठाकुरों में आए। जिस जिस जाति से बनाए गए थे वो अपनी जाति में वापस आ जाएं, तो आपका भी इज्जत मान बढ़ेगा और हिंदुस्तान का भी बढ़ेगा। परंतु मुंह पे तो कह दें कि हाँ हम हिंदुस्तानी हैं, और पीछे से छुरी मार दें कमर पे, तो आप हिंदुस्तानी, आप तो उग्रवादी हैं। आज जो दुर्दशा पाकिस्तान के और बांग्लादेश की हो रही है,
और दुर्दशा तो हिंदुस्तान में नहीं होने देंगे आप। धीरेन्द्र शास्त्री के साथ इस टाइम 60% आबादी जुड़ चुकी है, 40% का मन डगमगा रहा है। और जो कांग्रेस को, आम पार्टी को, समाजवादी पार्टी को, तृणमूल को, एनसीपी को वोट देगा, वो समझो कि असली हिंदुस्तानी और नकली है। जो असली हिंदुस्तानी होगा कभी इन पार्टियों को वोट नहीं देगा। और जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री की सीट पे बैठे हैं तब तक कोई गलत काम नहीं हो सकता, ना ही होने देंगे। और जिसने गलत काम किया उसको छोड़ेंगे भी नहीं। आज जैसे आपके सबके अपने अपने घर हैं, मोदी जी का अपना घर नहीं है। अपना घर जो हिस्से में आया था वो भी संस्था को दान कर दिया। और ये तो साफ कहते हैं कि हमारा क्या है, राजनीति के हटेंगे, 2 कपड़े और थैला कंधे पे डालेंगे और जंगल में बैठ जाएंगे, तो उनको बैठने में देर नहीं लगेगी और इनकी इज्जत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि शादी करके पत्नी को कह दिया कि देखिए मैंने देश सेवा का जो संकल्प लिया वही मेरी संतान है, मुझे संतान की आवश्यकता नहीं है। और कितना इज्जत मान देती हैं उसको भी। परंतु यहाँ पे इतनी नफरत है कि अपने माँ बाप को भी साथ नहीं रख सकते, उसको वृद्ध आश्रम में भेज रहे हैं। ये सोच सारी कांग्रेसियों की है, उग्रवादियों की है, जिन्होंने आपको पाला पोसा, बड़ा किया, कामयाब किया। आज उन्हीं को आप जुतियाँ मार रहे हैं। आपको ऐसे कई हजार मिलेंगे वृद्ध आश्रमों में। जब वो जवानी में थे तो उन्होंने कितने उपकार किए हैं और कितनों की मदद की है। बुढ़ापे में आके परिवार ने कैसे उनको वृद्ध आश्रम में छोड़ा और वृद्ध आश्रम में जाके जो अपने घर में इज्जतमान होता वृद्ध आश्रम में नहीं मिलता। और जिसने अच्छी मदद की है और कोई अच्छी पोस्ट पे चला गया और उसने वृद्ध आश्रम से लाके अपने घर में रख के जो उसकी सेवा की है वो काबिल तारीफ है। आज IAS, IPS बहुत से ऐसे गरीब घरों के हैं जिनकी उन्होंने मदद की थी और बाद में परिवार वालों ने उनको निकाल दिया, वृद्ध आश्रम में जाके अपना जीवन बसर कर रहे थे। और IPS को या IAS को जब उसका पता लगा, जाके कैसे उनका आदर सत्कार किया और कैसे अपने पास रख रहे हैं, इसको कहते हैं इंसानियत। और हमारे कितने IPS औरतें हैं, मर्द हैं, जिन्होंने अपने डिपार्टमेंट की चोरियां पकड़ने के लिए भिखारी का भेष भी धारण किया और उनको पकड़ा और पकड़ करके आज उनकी क्या दुर्दशा है। मैं तो ईमानदारी को सबसे बड़ा मानता हूँ। अब ईमानदारी पे जब बात आई है तो मेरे साथ भी ऐसी बीती है। ये मियाँ बीबी 2 डकैत हैं, बिंदु झा और सुनील झा। बिंदु झा ने दिल्ली के अंदर और यूपी के अंदर कम से कम 100 करोड़ से ऊपर की जायदाद इकट्ठी कर रखी है।
जबकि इनका काम ठगी का ही है। इनका काम किसकी मदद करना नहीं है। और जब किसी को ठगना होता है इतने मीठे हो जाते हैं, इतने अच्छे बन जाते हैं कि भगवान का रूप दिखाई देने लगता है। परंतु जब इनके अत्याचार देखे जाते हैं तो कसाई से भी आगे निकल गए हैं। अब बिंदु झा ने एक नहीं कई प्रॉपर्टियाँ ले रखी हैं। एक प्रॉपर्टी 2013 में खरीदी है इसने, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में, जो सिकंदराबाद के पास है, 20.5 बीघा की है। और इसमें चारों तरफ बाउंड्री बना रखी है 10-10 फुट ऊंची। उसके ऊपर कांटे वाली तार डबल लगा रखी है। सोलर सिस्टम लगा रखा था, कैमरे लगा रखे थे। और वहाँ पे गौशाला और भैंसों की डेयरी बना रखी थी। अब ये लेबर को पैसे देते नहीं थे और डेयरी फेल होगी। अब उसमें इसने एक आदमी रखा हुआ है जो एक गेट को बाहर से ताला लगा के रखता है, एक गेट को अंदर से ताला लगा के रखता है। जो बाहर से ताला लगाया है उसमें कोई आए जाए जो मर्जी करे, अंदर जा नहीं सकते। ये गेट भी 10 फुट ऊंचा है और 15 फुट के लगभग चौड़ा है। दूसरा गेट भी लंबा चौड़ा इतना ही है, परंतु जो पूर्व दिशा को गेट लगा रखा है उसके ताले अंदर से लगते हैं। जो लेबर अंदर काम करने जाती है वो बाहर के ताले से खोल के, उसका ताला खोल के फिर बाहर का ताला लगा के अंदर जाके काम करते हैं। और जिससे इसने ज़मीन ली थी, जो नहर जा रही है गंगा नहर, इसके किनारे पे है ज़मीन, शमशान घाट के साथ में है। 1 किला ज़मीन इसकी ज़मीन से बाहर है, शमशान घाट से। और इसने पता नहीं कितने आदमियों के साथ धोखा किया। मेरे साथ तो इतनी ज़बरदस्त चीटिंग की है कि अब 11 तारीख को पेशी है, उस दिन मैं पूछूंगा। जो कि इसको 2 करोड़ 21 लाख रुपया जमानत के लिए हाई कोर्ट ने ऑर्डर किए थे, वो पैसा अभी तक इसने जमा नहीं कराया। और उस टाइम औरत घूम रही थी जगह जगह, और इसमें मर्द की थी। एक कपल एसीपी था, उसने इसको नहीं अरेस्ट करने दिया था। और अब 11 तारीख को तो जज के सामने मैं सीधा खड़ा होगा, अपने वकील को भी इनकार करूंगा, इनसे कोई गवाही नहीं लेनी, इनकी कोई बहस नहीं होनी। और उनके वकील को भी जज से खुला दूंगा कि आप नहीं बोलेंगे, यही बोलेंगे। मैं प्रश्न करूंगा, वो उत्तर देगा। क्योंकि इसने मेरा जो पैसा लूटा हुआ है, जो पैसा मैंने खर्च किया, एक एक पैसे का हिसाब है मेरे पास। और FIR 141/18 माना जाएगा उसको, जबकि थी तो 17 की थी। परंतु जो पहले सतीश गोलचा जी थे, उसने केस नहीं दर्ज करने दिया था। हैदर अली ने केस नहीं दर्ज करने दिया था। राधे श्याम आईओ जो बना था, उसने केस जो गलत दिशा में ले गया था, फिर मैंने दूसरा आईओ बदला था। जब उसने ईमानदार से काम किया, सारा कुछ बना, तो उनको दोनों को कोर्ट से 30,000 से जेल भेजा था, जिसमें सुनील झा को तो जेल में रखा, बिंदु झा जगह जगह घूमती रही। और एक इन्होंने उससे बचने के लिए कक्कड़ डुम्मा में मेरे ऊपर केस किया था कि मैंने, बिंदु झा ने, कि 1 करोड़ 28 लाख रुपया और लेना इससे,
और 20,000 का एक और बना के ऐसे फर्जी बनाए थे। और जिस स्टाम्प पेपर पे लिखा पढ़ी की थी वो स्टाम्प पेपर जनवरी में बना लिया था 2017 में, और जबकि वो स्टाम्प पेपर निकला था सितंबर 2017 में। और चैनल चालू हुआ था 8 फरवरी 2017 को। और मैं तो चैनल पे हफ्ते में एक बार जाता था, बुधवार को, बाकी मैं नहीं जाता था। वहाँ भी स्टाफ जो रखा था इसने, वो भी जिस दिन मैं जाता था उसी दिन स्टाफ आता था, आगे पीछे स्टाफ कोई नहीं होता था। और सबसे बड़ी देन ये थी कि झूठे खर्चे बहुत डालता था। आज फलाने ने ये किया, फलाने ने ये किया। और जो मशीनें खरीदी, जो कि मैंने खुद खरीद के दी, उनके बिल मेरे पास हैं। जिनका इसने कहा मैं मशीन ले आया हूँ, इसके इतने पैसे दो, जब चेक देते थे तो वापस कर देता था, और कैश देते थे उसको ले लेता था। इसने घपले करने की काफ़ी कोशिश की। और चैनल DTV से चलता था, उसमें 45 लाख रुपया ऐसे जमा कराया इसने, जबकि डील थी 1,50,00,000 की साल की। और उसको मिला के 90 लाख को मिला के बनते 2,40,00,000। और जब मैंने कहा रिलीज लाइन के पैसे लग थे, सारा खर्चा मैंने किया, और बाद में झूठे केस कक्कड़ुम्मा से हार गया। हारने के बाद इसने हाई कोर्ट में 182 पेज की फिर वहाँ पे केस दर्ज किया। और जज ने जब इसको कहा कि ये प्रूफ ला के दो, प्रूफ कहाँ से लाएगा जब इसके पास प्रूफ है नहीं। तब इसके बारे में भी मैं 11 दिसंबर को जज से पूछूंगा कि देखिए 2020 को ये जेल से बाहर आ गया था, और ये ऑर्डर है जज के कि 2,21,00,000 जमा करा, फिर जमानत दी जाएगी। और उसके बाद कक्कड़ुम्मा से पहले जब ये जाती नहीं थी, केस बंद हो गया था। जब केस चला, मेरी साजिश हुई, मैंने जज को दिखाया कि देखिए मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे जड़ी बूटियों का ज्ञान है 10,000 का, और जिसका उपचार कहीं नहीं उसका उपचार मेरे पास है। ये JM पंचाल सुप्रीम कोर्ट के जज थे, ये इनका सर्टिफिकेट है। TS कश्यप जी आपके यहाँ कक्कड़ुम्मा में डिस्ट्रिक्ट जज रहे, ये इनका सर्टिफिकेट है। कोरोना जब 2020 में फैला तो ये पुलिस वालों का है। ऐसे जो मेरे पास 6-7 सर्टिफिकेट थे वो दिखाए। और जज को मैंने कहा कि देखिए मैंने कोई स्टाम्प पेपर नहीं बनाया, जबकि मैं दिल्ली में रहता तो मैं दिल्ली से स्टाम्प पेपर बनाऊँगा, मैं गाजियाबाद से जाके क्यों बनाऊँ, ये सारे झूठे हैं। जब उसने सारी छानबीन की और ये हार गई वहाँ पे, तो हाई कोर्ट गई। हाई कोर्ट में 182 पेज की डाली वो केस बना के। अब केस की इसके ऊपर जो है, इसने फरवरी में डाला था, अब तो दिसंबर आ गया, अभी तक उसकी तारीख कोई नहीं पड़ी। वो हर तारीख पे डेट मांग लेते हैं, ऐसे उलझाते जा रहे हैं। अब इसमें अब मैं देखता हूँ कि 11 तारीख को क्या होता है। यदि नहीं हुआ तो मैं खुद हाई कोर्ट जाऊँगा कि देखिए 2017 से लेके आज 8 साल हो गए, अभी तक के केस क्यों नहीं चालू हुआ। और मेरी उम्र देखो क्या है, और इनकी देखो, इन्होंने तो लूट के दुनिया को खाना है। मैं तो
खुद कमा के खाता हूँ और मेरे पीछे 50 आदमी और भी खा रहे हैं। और मैंने वो काम करके दिखाया जिसको मेडिकल साइंस, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक नहीं कर सकी। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ। मेरा काम है आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांझ से संतान उत्पत्ति कराना, न मर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना। आज पूरे संसार में ये कहें कि किसी रोग की दवाई पूरी है जो रोग को ठीक कर दे, तो मैं गारंटी से कहता हूँ ना तो एलोपैथिक में, ना आयुर्वेद में, ना यूनानी में, ना होम्योपैथी में, किसी में नहीं है। सिर्फ रोग दबाया जाता है, रोग करता नहीं है। परंतु मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है जिसमें पैर के तलुए से सिर के बाल तक का कोई भी रोग है, बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द, औरत, कोई भी है, हर एक का रोग ऐसे समाप्त किया जाता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। अब डॉक्टर कहते हैं यदि घुटनों में दर्द हो जाएगा, आपका कॉटेज घिस गया, आपकी ग्रीस खत्म हो, ऐसा कुछ नहीं होता। सारे रोगों की जड़ है नजला। हमारा शरीर वात पित्त कफ से चलता है, कफ का नाम नजला है। नजला जहाँ जाके रुक गया वहाँ पे हड्डी जैसा कार बना लेता है और एक्सरे में वो हड्डी अपने आप को शो करता है, जबकि हड्डी नहीं होती। और आज मेडिकल में जितने भी लेबोरेटरी हैं, फार्मेसी हैं, इनमें एक बहुत अच्छी शर्त हो गई कि यदि और कि बाहर की संस्था कोई इलाज कर रही है, उसको ठीक कर रही है, तो उसका क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड बहुत बढ़ा के बताएंगे। यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन जब बढ़ता है तो रोगी को पेशाब नहीं आता, आय भी बड़ा दर्द दे के आता है और सरसों के तेल जैसा गाढ़ा होता है। जबकि मेरी दवाइयों से जिसका यूरिक एसिड 12 से 13 डिग्री तक पहुंच जाता है, वो भी 24 घंटे में 5 से 6 यूनिट कम हो जाता है और 1 महीने में नॉर्मल हो जाता है। किडनी के मरीज, गठिए के मरीज, कैंसर के मरीज जिस दिन मेरे पास आते हैं, या हार्ट के मरीज, ब्रेन ट्यूमर के, उसी दिन उनको 20% आराम तो परमानेंट मिल जाता, टेम्परेरी नहीं है। और मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचाना जिनसे दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। कैंसर 90% तक का तो जिस दिन मेरे पास आएंगे उसी दिन 10% कम हो जाता है। जिसको हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होता है, जिस दिन मेरे पास आता है उसी दिन डायलिसिस बंद हो जाता है। जो खड़ा हो जाए, बैठ नहीं सकता, बैठ जाए खड़ा नहीं हो सकता है, जिस दिन मेरे पास आता है उसी दिन वो बैठना उठना आराम से शुरू कर देता है। आज भगवान ने मुझे इतनी सफलता दी है कि जब रोगी को डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं कि अब आपका इलाज नहीं है, आप जाइए घर वालों से सेवा कराइए, कितने दिन होती है, और जिस दिन मेरे पास आता है उसी दिन उसको 20% आराम परमानेंट मिल जाता है। महीने 1.5 महीने में परमानेंट ठीक होके जब उस डॉक्टर के पास जाते हैं, देखो मैं तो ठीक हो गया, और जब वो डॉक्टर एड्रेस लेके फ़ोन करता है तो मैं डॉक्टर को एक ही जवाब देता हूँ कि देखिए, ना तो मैं बिच्छू का जहर बेचता, ना कोबरे सांप का जहर बेचता, ना केमिकल बेचता, ना मरे हुए पशुओं की हड्डियों का चूरा बेचता। मैं तो जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ। मैं तो नाड़ी वैद्य हूँ। मैं परिवार की हिस्ट्री नहीं पूछता, मैं किसी मशीन से टेस्टिंग नहीं करता, न किसी की टेस्ट रिपोर्ट मांगता। मेरा नियम है कि जिस दिन आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ। गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ।
नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है। अब ये दवाइयाँ सारी जड़ी बूटियाँ हैं और अपनी फार्मेसी में बनी है और ये जड़ी बूटियाँ सारी रजिस्टर्ड करा रखी हैं और इनका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। कम लेंगे तो भी लाभ देंगी, ज़्यादा लेंगे तो भी लाभ देंगे। एलोपैथिक दवाई थोड़ी सी ज़्यादा दे दी तो भी साइड इफ़ेक्ट है, कम दी तो इसका लाभ नहीं है। हम डॉक्टरों को दोष नहीं दे सकते, दोष देते हैं उन कंपनियों को जो दवाइयाँ बनाती हैं। 1954 में जवाहरलाल ने एक कानून बनाया था कि कोई भी बीमारी आपने एलोपैथिक दवाई खानी, आयुर्वेदिक नहीं खानी। सबसे ज़्यादा नुकसान उस टाइम किया था और जितने भी हमारे निर्घांटू थे वो सारे के सारे अंग्रेजों को दे दिए थे। और जो जंगलों में रहते थे, गांव में रहते, जो निर्घाटू थोड़े बहुत बचे थे, आज उन्हीं निर्घाटुओं में से किताबें बन रही हैं जिससे कि आज आयुर्वेद को दोबारा मान्यता मिली है। मेरे पास यानी कि हिंदुस्तान से रोगी आता है, मेरे पास चाइना, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जर्मन, कनाडा, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, कोई भी देश ऐसा नहीं है जहाँ पे हिंदुस्तान का काम नहीं कर रहा है और उसको बीमारी बढ़ती जा रही है, वो आके यहाँ इलाज करवा रहा है। जिस दिन वो आता है उसी दिन उसको 20% आराम परमानेंट मिल जाता है। 15-20 दिन में उसको 70 से 80% आराम मिल जाता है, दवाई लेके अपने चले जाता है। तो आज मैंने पूरे संसार से एक ही निवेदन किया कि आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांझ से संतान उत्पत्ति कराना, नमर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना, ये मेरा काम है। और मैं नाड़ी परीक्षण सिर्फ 2 घंटे करता हूँ, 10 से 12, इसके आगे पीछे नहीं करता। नाड़ी परीक्षण के लिए जिसने भी आना है वो रात्रि 10 बजे खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रखकर चूसता रहेगा। जब तक नाड़ी परीक्षण किया तब तक एक बूंद भी पानी मुंह में नहीं डालना। तो नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी जो नहीं पकड़ सकी वो 5 सेकंड में आ जाता है कि आपका रोग इतना पुराना है और ये परहेज है, ये परहेज पढ़ लो। यदि परहेज निभा सकते तो दवाई लो, परहेज नहीं निभता दवाई नहीं लेनी। क्योंकि मेरी दवाइयों की विशेषता है कि इनमें ठंडा पानी नहीं पीना, चीनी का प्रयोग नहीं करना, जिस भी अनाज को खाना है वो चोकर वाला खाना, जो भी दाल सब्जी खानी वो छिलके वाली खानी, धुली हुई दालें, छिली हुई सब्जियाँ, छना हुआ आटा, ये मेरे इलाज में नहीं चलता। और मेरे इलाज में गेहूँ कम से कम, बाकी अनाज पेट भर के जितने मर्जी खाएं। और जो खुद आटा पिसाते हैं वो शनिवार को आटा पिसाएं, इसमें काले चने जरूर डालें। काले चने अजवाइन भून करके, तिल भून करके उस आटे में मिला के खाते हैं तो वो आटा आपको एक किस्म का घी जैसा काम करता है। आज मार्केट में जितने भी आपको खाने के पदार्थ मिल रहे हैं इनमें पैसे के लालच में कंपनियों ने पता नहीं क्या क्या षड्यंत्र कर रखे हैं। लिफाफों में जो नमकीन आ रहा है, बर्गर, पिज़्ज़ा आ रहा है,
ये सारे के सारे आपको रोग के बीच में तो ले जा सकते हैं, रोग से निकाल नहीं सकते। परंतु मेरे आश्रम की दवाइयाँ ऐसी हैं जो हर एक रोग को ऐसे समाप्त करते हैं जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। आज मैंने पूरे संसार से एक निवेदन किया है कि जब अपना उपचार करके वो थक जाए तो मेरे पास आए, और जिस दिन मेरे पास आता है उसी दिन उसको 20% आराम मिल जाता है। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, जब यहाँ से रोगी मेरे पास आता है और जब उसको पहले दिन 15 से 20% आराम मिल जाता है तो एक ही बात कहते हैं कि स्वामी जी, हमने आपके नुस्खों को अपना के जो लाभ उठाया वो हम जो दवाइयाँ डॉक्टरों से, हकीमों से, वैद्यों से खाते उससे वो लाभ नहीं हमें मिला था। परंतु उस नुस्खे को देख के अब हम आपके पास आए हैं, अब हमें पहले इतना रोग था अब इतना है। तो किसी को महीना, किसी को 1.5 महीना दवाई खा के रोग मुक्त होता है और अपना परिवार, अपना पेट पूरा आराम से पाल रहा है। क्योंकि जहाँ हम जन्म लेते हैं वहाँ का जलवायु, वहाँ का रहन सहन, वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ की जड़ी बूटियाँ, जो रोग हमें पैदा होता है वो वहीं पे मिल जाती है। रोग एक है, दवाइयाँ अनेक है। अब जैसे आपके दांत में कीड़ा लग गया और आपको भयंकर दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने कहा ये दांत निकालना पड़ेगा, तो उस दिन तो आप डॉक्टर को बहाना कर दे कोई भी और चाकू ले लें, रुई ले लें और पीपल के पेड़ के पास जाएं, जहाँ उसकी नरम छाल है वहाँ पे चाकू से गहरा चीरा लगाएं, उससे दूध निकलेगा। जो आपके पास रुई का फुआ है उसको भिगो के उस दांत में रख लें जहाँ पे दर्द हो रहा है। 1 सेकंड में आपका दर्द बंद हो जाएगा। 5 मिनट बाद मुंह खोलेंगे, रुई दबा के रखी तो मरा हुआ कीड़ा भी रुई के साथ आ जाएगा। ये मेरी दवाइयों की विशेषता है। जिसको रात को दिखाई नहीं पड़ता, अर्तौंदिया जिसको बोलते हैं, जिस दिन मेरे पास आता है उसी दिन उसको 5% परिवर्तन मिल जाता है। जिनका चश्मा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, जिस दिन मेरे पास आते उसी दिन चश्मे का नंबर घटना शुरू हो जाता है और पहले दिन 5 से 10% आराम भी मिल जाता है उसको। जिनकी आँखों से हमेशा पानी टपकता रहता है, धुंधलापन रहता है, जिस दिन मेरे पास आते उसी दिन साफ दिखाई देना शुरू हो जाता है और 2.5-3 महीने में चश्मा उतर जाता है। मुंह के छाले हैं, जब भी ऐसा मरीज आता है उसको दवाई दी जाती है कि लो इसका कूड़ा कर लो, और कूड़ा करने के बाद रुई का फोआ लेके शहद में भिगो के छालों पे रखो। उसके बाद वो नमक मिर्च से खाना खा लेता है, उसको सी नहीं होती। जो पानी नहीं पी सकता, छालों में इतनी तकलीफ थी, वो पहले दिन समाप्त हो जाती है। तो दवाइयों का असर है। क्योंकि मैंने बचपन से विद्या सीखना शुरू की थी और जब मुझे इस विद्या का पूरा ज्ञान हो गया तो फिर मैं अपने पास से दवाइयाँ नहीं देता था। दवाइयों का फार्मूला लिख के रोगियों देता, भैया दवाइयाँ लाओ, बनाओ और खाओ।
अब जब वो फार्मूले बिकना शुरू हो गए तो 2004 में 26 सितंबर को मैं जी जागरण पे प्रोग्राम देना शुरू किया, क्योंकि मेरे 300 से ज़्यादा नुस्खे जो बिक चुके हैं और जिन्होंने नुस्खे ख़रीदे हैं उन्होंने अच्छा पैसा दिया उसको। परंतु एक बात कह दूं कि छोटे मोटे नुस्खे तो सबको दे दिए जाते हैं, जो बड़ा नुस्खा होता है वो किसी को नहीं दिया जाता। और जड़ी बूटियों को निकालने का टाइम होता है, यदि कृष्ण पक्ष में उस जड़ी बूटी को निकाला गया तो उसमें कीड़ा नहीं लगे, चाहे जितने साल मर्जी रखें। और वही जड़ी बूटी यदि शुक्ल पक्ष में निकाली जाए तो उसमें कीड़ा लग जाता है, महीने 1.5 महीने में कीड़ा लग जाता है। अब जिस जड़ी बूटी में कीड़ा लगा उसकी दवाई बनाई जाए वो लाभ नहीं देगी, लाभ वही देगी जिसमें कीड़ा नहीं लगेगा। और आपने प्रैक्टिकल देखना है तो आप ऐसा कीजिए कि अब ये शुक्ल पक्ष चल रहा है, 15 तारीख को समाप्त होना, आज 30 है, अब इस टाइम चौथ लग गई है। आप एक टहना किसी पेड़ का काट के आज रख ले लग, 15 तारीख को पूर्णमासी है, 20 या 22 तारीख को आप दूसरा टहना उसी पेड़ का काट के अलग रख दें। अब 2 महीने के बाद आप देखेंगे जो आपने शुक्ल पक्ष में काटा था उसमें सारे टहने में कीड़ा लगा होगा, परंतु जो आपने कृष्ण पक्ष में काटा उसमें कुछ नहीं, मुरझाया हुआ है, सूख रहा है, परंतु कीड़ा नहीं लगा है। ये पहचान है। और ऐसी इंसान के ऊपर भी पहचान है कि जिस औरत का गर्भ शुक्ल पक्ष में रुकेगा उसके लड़की पैदा होगी, और जिसका कृष्ण पक्ष में रुकेगा उसका लड़का होगा। ये मेरा अपना प्रैक्टिकल है। और आज मैंने सिद्ध कर दिया कि संसार का कोई रोग ऐसा नहीं जिसका मैं उपचार नहीं करता। आप डॉक्टर तो किसी भी रोग का कोई भी नाम रख सकते हैं, मैं किसी रोग का नाम नहीं रखता कि क्या रोग है। ये बताता हूँ कि इस हिस्से में ये बीमारी है और ऐसे हुई है। आप फैटी लीवर और जिसके कछुए का आकार का तिल्ली ले चुकी है, इसका उपचार मेरे पास सिर्फ 1 महीने का होता है। और जो रोगी ईमानदार से दवाई खाता हो 1 ही महीना खाता है, परंतु जो जीव का चुटकुरा होता है उसको 4-4, 5-5 महीने भी दवाई खानी पड़ती है। जो परहेज करता उसका 1 महीने में पूरा रोग समाप्त हो जाता है। जो पूरा परहेज नहीं करता उसको 2.5-3 महीने, 4 महीने भी लग जाते हैं। और मेरे उपचार में दिन का खाना 12 बजे से पहले ताज़ा गर्म गर्म खाना है। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। लहसुन प्याज अदरक का नाम मैंने त्रिवेणी रखा है। त्रिवेणी में स्नान करने से भले आपको पापों से मुक्ति मिले ना मिले, परंतु लहसुन प्याज अदरक कच्चा खाने के साथ आप खा रहे, एक तो खाना बड़ा अच्छा पचेगा, लीवर पूर्ण रूप से काम करेगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते का तेजाब नॉर्मल रहेगा, खाया पिया अच्छा पचेगा, गुर्दा साफ करेगा, तिल्ली को साफ खून देगा, तिल्ली खून साफ करके दिल को देगी, दिल को ऑक्सीजन पूरी मिल रही, रोग कहाँ से आएगा। जितने रोग है हमारे लीवर से, जब लीवर पे चाहेगा नहीं
पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्ते में तेजाब बढ़ेगा, खाया पिया पेट में सड़ेगा, तो आपकी नाभ भी अपनी जगह से हट जाएगी, आपको कब्ज होगी, पेशाब ठीक नहीं आएगा, पेट में वायु के गोले घूमने शुरू होते हैं, किसी की रीढ़ की हड्डी खुल जाती है, किसी की गर्दन में रुक जाती है, किसी को माइग्रेन होता है, किसी को ब्रेन हेमरेज होता है, किसी को बीपी होता है। ये सारी चीज़ों का संबंध लीवर से और पैंक्री से है। लीवर अच्छा पचा रहा है, पैंक्री पूरी इंसुलिन बना रही, आपको आखिरी सांस तक रोग ही कोई नहीं है। और टीवी के माध्यम से जो उपचार मैं बताता हूँ, जो ध्यानपूर्वक सुनते हैं, लिख करके रखते हैं, तो 80% रोगी तो अपने घर में अपना उपचार कर रहे हैं। जो महीने का 10-10, 12-12 हज़ार रुपया डॉक्टरों को देते थे, अब वो बच गया है। और जब वो ठीक होके मेरे से फ़ोन पे बात करते हैं कि स्वामी जी, आपके नुस्खे से हम जो पैसा बर्बाद कर रहे थे, अब वो पैसा बच गया है। तो मैं भी उनसे कहता है, जो पैसा बच गया वो गौ सेवा में लगाओ, गरीबों की भलाई में लगाओ, उस पैसे का दुरुपयोग नहीं करना। जब किसी के पास जरूरत से ज़्यादा पैसा आता है तो उससे अवगुण आ जाते हैं। अवगुणों से दूर रहो और अपने विचारों से शुद्धता लाओ। गलत किसी को बोलो नहीं, गलत किसी का सुनो नहीं, और ईमानदार से काम करेंगे तो आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं, जब तक आपके शरीर में सांस, आपको कोई रोग है नहीं। आज मेरे पास जो प्रोग्राम देखते हैं, उनमें से 100 से 10% रोगी आ रहे हैं। 80 से 90 स्वयं अपने घर में उस नुस्खे को अपना के अपना उपचार कर रहे हैं। जिसको जड़ी बूटियों की, पेड़ पौधों की, फलों की, अनाज की पहचान हो गई है, वो अपना हर एक रोग अपने घर में जब स्टार्ट होता भी ठीक कर सकता है। क्योंकि हमारे रसोई घर में 108 वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग हम हर एक रोग में करते हैं, परंतु रोग के अनुसार उसके लेने के तरीके अलग अलग हैं। जब वो चीज़ समझ में आ जाती है तो बहुत से रोगी ऐसे आते हैं जो कंप्लेंट करते हैं कि जी हमें डॉक्टर को एक दिन भी लेट हो जाए तो डॉक्टर का फ़ोन आता था कि आपकी दवाई खत्म होगी, दवाई ले जाओ, कल को रोग बढ़ जाएगा। परंतु आप किसी को फ़ोन नहीं करके बताते कि आपकी दवाई खत्म हो गई। तो मैं कहता हूँ, देखो भैया, मैंने माँ बाप से एक ही विद्या सीखी है कि किसी को भिखाना नहीं, किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी।